हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है। तो ये हमारा क्लास 7 से एसएस का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने ये देखना है कि एक स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो इससे पहले हम इस अपनी चैप्टर की 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखा। अब आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट वर्क और कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। ओके, तो उससे पहले जो वीडियोस में हमने अपने पार्ट को कवर किया, एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि पूरी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वर्क होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल। लोकल लेवल में हम इंक्लूड करते हैं हमारे विलेजेस। जो विलेजेस लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट वर्क करेगी उसको बोलेंगे लोकल लेवल। एक स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट वर्क करेगी उसको बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पूरे स्टेट के लोगों को फोकस कर कर अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई रूल बनाना है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो किसी पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर फोकस ना करके पूरी पूरे के पूरे स्टेट पर फोकस करेगी। नेशनल गवर्नमेंट हम बोलेंगे जब कोई डिसीजन या जब कोई काम पूरी कंट्री के लिए करना है, तो उसके लिए जो डिसीजन होगी, उसके लिए जो काम होगा वो कौन करेगी? नेशनल गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि पूरी कंट्री के ऊपर फोकस करना है, कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेट है, उन सभी स्टेट को फोकस करते हुए कोई डिसीजन लेना है, तो वो काम किसका होगा? नेशनल गवर्नमेंट का होगा। तो इस तरह से हम पूरे गवर्नमेंट वर्क को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, लोकल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट के बारे में। ओके, तो इस बुक में, इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, क्या मेन बातें होती है स्टेट गवर्नमेंट के काम में। तो हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए और मिनिस्टर, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में लोगों के लिए। मतलब अगर लोग जो स्टेट के पीपल होंगे वो अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो एमएलए और मिनिस्टर से पूछेंगे कि उनके लिए क्या काम किया गया है, क्या उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या उन्होंने स्टेप लिया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? एमएलए और मिनिस्टर होंगे। एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हर ये किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? जो पीपल होंगे वो इलेक्ट करेंगे एमएलए को। जैसे ही एक पर्सन एमएलए बनता है तो उसके बाद वो क्या बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। इंडिया में हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या और हर स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कि हम पूरे एक स्टेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और जो ये छोटे पार्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं। ओके, कैंडिडेट काफ़ी होते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो वहाँ से विन होगा, वो बन जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए। ये बात का हम किस में कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेवल पर, ना कि कंट्री ओवरऑल कंट्री के लेवल पर, बल्कि एक स्टेट के लेवल पर, कि हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा, एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से तो हमने एक भी मेंबर को सिलेक्ट नहीं किया और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने 2 मेंबर को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर ले लिए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, और ये कंपलसरी है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ना कोई मेंबर या कोई ना कोई एमएलए जरूर आएगा। अगर पूरे स्टेट में 68 अगर पूरे स्टेट में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो टोटल एमएलए भी कितने होंगे? वहाँ के 70 ही होंगे। वो ना तो 70 से कम हो सकते हैं ना 70 से ज़्यादा, क्योंकि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 70 ही है और 70 ही मेंबर वहाँ से आएंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।
कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो नंबरिंग होती है कि एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है, हो सकता है कोई स्टेट छोटा हो सकता है कोई स्टेट बहुत बड़ा हो, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बनेगी, नंबरिंग कितनी होगी, तो वो होगी 60 to 500, कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। ओके, तो अगर कोई बहुत ही छोटा स्टेट है तो वहाँ पर कम से कम वहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी जरूरी है, 60। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट है तो वहाँ पर मैक्सिमम कितनी बनेगी, 500, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। ओके, तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की नंबरिंग होगी वो 60 से और 500 के बीच में होगी, कि हर स्टेट 60 से 500 के बीच में अपने स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगा और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, वो होगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए जो होगा वो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होगा और जिस भी पार्टी से वो रिलेटेड होगा वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी होगी। ओके, एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जो एमएलए होगा वही बाद में जाकर मिनिस्टर भी बन सकता है और चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, उसके लिए अलग प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन। 3 वर्ड आते हैं, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन। मेजोरिटी का मतलब होगा, जैसे मान लो कि अगर हम मान के चले थे कि एक स्टेट में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, 70 उसके पार्ट बनाए, तो उसमें से मोर देन हाफ, 70 का मोर देन हाफ मतलब 36, 35 तो हाफ हो गया, लेकिन हमें लेना कितना है, मोर देन हाफ, 36 से लेके 70 तक। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी एमएलए होंगे वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होंगे, और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके पास 36 या 36 से ज़्यादा एमएलए आ जाते हैं और वो भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो क्या बनाएगी, मेजोरिटी में आ जाएगी वो पॉलिटिकल पार्टी। मतलब मेजोरिटी जो एमएलए है वो उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। ओके, तो जैसे ही किसी पार्टी को मेजोरिटी मिल जाएगी, उस पार्टी को, उस मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी बोलेंगे। उसके पास पावर आ जाएगी कि वो गवर्नमेंट बनाएगी, अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकती है स्टेट में। बाकी के जो मेंबर होंगे वो ओपोजिशन में चले जाएंगे और उन मेंबर से रिलेटेड जो पार्टी होगी वो ओपोजिशन पार्टी कहलाएगी। ओके, तो रूलिंग पार्टी वो होगी जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए होंगे, ओपोजिशन पार्टी वो होगी जो रूलिंग पार्टी से कम वोट मतलब उसके कम मेंबर होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जो एमएलए, जितने भी एमएलए होते हैं, इलेक्शन होने के बाद एमएलए सिलेक्ट हो जाते हैं, जितने भी एमएलए होंगे रूलिंग पार्टी के। ओके, कौन सी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के। रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलए होंगे वो अपना एक लीडर सिलेक्ट करेंगे और वो लीडर क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। ओके, तो जैसे 70 के अकॉर्डिंग हमने माना कि 40 वहाँ पर एमएलए आ गई, तो वो मेजोरिटी बन गई और वो रूलिंग पार्टी भी बन गई। जो 40 मेंबर जिस पार्टी से रिलेटेड होंगे वो रूलिंग पार्टी बन गई। तो ये 40 मेंबर क्या करेंगे, अपने में से एक लीडर को सिलेक्ट करेंगे और वो लीडर क्या बन जाएगा, उस रूलिंग पार्टी का या उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ओके, फिर जो चीफ मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा कि दूसरे मिनिस्टर को, दूसरे एमएलए को, जो एमएलए होंगे उनको एज ए मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा। और जैसे ही ये पूरा सिलेक्शन हो जाता है, चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर लेता है कि किस पर्सन को, किस पीपल को कौन सा मिनिस्टर बनाना है। जैसे ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद जो गवर्नर होगा, ठीक है, स्टेट का गवर्नर होगा, वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, उनको मतलब ऑफिशियली अथॉरिटी दे देगा वो काम करने की। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर और जो बाकी के मिनिस्टर होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी स्टेट को गवर्न करने में, सभी डिपार्टमेंट्स को चलाने में और पूरी मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, चीफ मिनिस्टर और बाकी के सभी मिनिस्टर्स की। सबके अपने अलग से ऑफिसेज होंगे। एमएलए होंगे उसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, एक तो वो कि वो एमएलए है अपने एरिया से और दूसरा उसे मिनिस्टर बना दिया है। ओके, तो उसके बाद 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि एक तो वो एज ए मिनिस्टर वर्क करेगा, जो भी डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर ने उसको दिया है तो उसका मिनिस्टर बनकर वो काम करेगा। दूसरा, वो अपनी एरिया से एक एमएलए बना हुआ है तो अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम के बारे में भी उसे देखना है। तो अब उसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करनी है, एक तो अपने एरिया को फोकस करना है जहाँ से वो एमएलए बना है और दूसरा अपने
जो मिनिस्टर बना है वो जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के पास आ जाएगी। जितने भी एमएलए होंगे वो सभी एक साथ बैठकर डिस्कस करेंगे पूरे स्टेट की प्रॉब्लम के बारे में, और वो कहाँ पर बैठकर डिस्कस करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर। ओके, तो एक हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, चाहे वो ओपोजिशन पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो शेयर करेंगे, क्वेश्चन होंगे, आंसरिंग होगी, तो वो सब कुछ कहाँ पर होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और एक पर्सन ऐसा होगा जो उनको सुपरवाइज करेगा, जो उनको अथोराइज करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का काम ये है, जो चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होंगे वो एज ए एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। ओके, एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिसीजन बनाए थे उनको कैसे फॉलो कराया गया है पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो डिसीजन लिया गया है उसके क्या बेनिफिट रहे, क्या उसके अच्छी बातें रही, क्या उसकी खराब बातें रही, ये सब कहाँ पर डिस्कस होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और चीफ मिनिस्टर जो होगा वो पूरे स्टेट का हेड होगा, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होगा उसका हेड होगा। उसके बाद हमने देखा था वर्किंग ऑफ ए गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, कैसे गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, कैसे वो फॉलो करती है, अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे उसको सोल्व करना है, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट होगी वो कैसे काम करेगी। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली हमने देखा था हर स्टेट में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और हर लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज होते हैं, और एमएलएज को कौन सिलेक्ट करता है? पीपल सिलेक्ट करते हैं, उस कंट्री उस स्टेट के पीपल। ठीक है, तो उन पीपल्स ने क्या किया? अपने एमएलएज को सिलेक्ट करके कहाँ पर भेज दिया? लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दिया। अब उनका काम है, जो एमएलए है वो ये देखेंगे कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस एरिया से, जिस पार्ट से वो एज ए एमएलए सिलेक्ट हुए हैं, तो उस एरिया के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उस प्रॉब्लम के बारे में वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम हो रही है, और गवर्नमेंट हमें ये बताए कि इसके लिए क्या एक्शन लिया गया है। ओके, या फिर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमें बताते रहते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें क्या होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं या जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पर्सन होते हैं वो सब हमें ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, क्या रिपोर्ट रही है। जो रिपोर्टर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं हर एक सिचुएशन से रिलेटेड, कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, तो उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाती हैं। स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे करके काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिन जो चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका काम इन डिपार्टमेंट्स में जितना भी काम होगा वो सभी अच्छे से चले, जो भी काम होगा उसके लिए वो आंसरेबल भी होंगे। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वहाँ पर एक एमएलए ने पूछ लिया कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होगा वो इस बात को आंसर करेगा कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें की है, फार्मर के लिए क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या प्रोविज़न लिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उन सब का आंसर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं, और मिनिस्टर जो होंगे उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन क्वेश्चन को आंसर करना, उनके आंसर बताना। ओके, और हो सकता है कि जो मीडिया और न्यूज़पेपर है वो भी इन इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि क्या इश्यू है और गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप ले। ठीक है, कई बार होता है ना कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, मीडिया होते हैं, वो किसी प्रॉब्लम को काफ़ी इतने ज़्यादा मतलब लोगों से पूछ के और गवर्नमेंट को बता देते हैं, और गवर्नमेंट फिर उसके लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लेती है। तो न्यूज़पेपर और मीडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के टॉपिक पे।
और गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसके स्टेट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, कोई सीरियस इशू है, तो उसके लिए वो लॉज बना सकती है। जैसे सैनिटेशन या हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड लॉज बना दिए कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो ये देखेगा कि उसके अर्बन एरिया में एडिक्वेट टॉयलेट है या नहीं है। या फिर उसने कुछ ऐसे रूल बना दिए कि रूरल एरिया में ये देखा जाएगा कि वहाँ पर हेल्थ वर्कर अपॉइंट किए जाए। मतलब ये सब एक्शन लेके, ये सब लॉज बनाकर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो उसकी लोअर अथॉरिटी है उनसे रिपोर्ट मांग सकती है कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गवर्नमेंट अलग अलग लॉज बनाकर और उनको फॉलो कर सकती है अपने स्टेट में। गवर्नमेंट वर्किंग से रिलेटेड हम एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। ओके, वो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उससे रिलेटेड हम एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, वॉलपेपर प्रोजेक्ट, जिसमें आप क्या करोगे, ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस चीज़ में, जिस टॉपिक पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसको हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में उस पर रिसर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने कोई एक चार्ट लिया और उस चार्ट पर जैसे हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि हमें किसके ऊपर एक वॉलपेपर बनाना है, हेल्थ के ऊपर। ठीक है, हेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए हमें एक वॉलपेपर बनाना है। तो क्या करेंगे हम कि जैसे न्यूज़पेपर होती है, मैगजीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि हर दिन कोई ना कोई, मतलब गवर्नमेंट ने हेल्थ से रिलेटेड क्या स्टेप लिया है, या गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी कौन कौन से हॉस्पिटल खोले हैं, को किस हॉस्पिटल पर फोकस किया है, या किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में क्या इश्यू आ रहे हैं। तो हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड काफ़ी बातें, काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि न्यूज़पेपर से उन सभी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी न्यूज़ हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड है, ओके, तो उनको हमें कट करना है और उसको उस चार्ट के ऊपर पेस्ट कर देना है। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई बार ये होता है ना कि एक जैसे न्यूज़ में हमें ये बता देते हैं कि इस सेक्टर में ये हुआ, ये गलत हुआ। अगर आपको ये लगता है कि जो प्रॉब्लम वहाँ पर है उससे रिलेटेड आप कुछ बता सकते हो, उसके बारे में ये बता सकते हो कि अगर वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ये काम करे, ये स्टेप फॉलो करे, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी सुधर सकती है। तो उसके नीचे आप एक ब्रैकेट डाल के और लिख सकते हो कि अगर ये स्टेप लिए जाएं तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो इस टाइप में आपको एक चार्ट बनाना है और चार्ट बनाकर फिर उसमें जो भी आपका पर्टिकुलर एक टॉपिक होगा, जरूरी नहीं आप उसको हेल्थ का ही एक टॉपिक लेके चलो, हो सकता है आप एजुकेशन का टॉपिक ले लो। ओके, मतलब जो एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किन किन स्कूल पर फोकस किया है, कौन से स्कूल अच्छे हैं, बेटर है, कहाँ पर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए काम चल रहा है। ओके, तो किस स्कूल में क्या काम हो रहा है, एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। तो इस टाइप की अगर कोई न्यूज़ है न्यूज़पेपर में तो उसको कट करके हम पहले चार्ट पर लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसी क्या स्टेप ले, ऐसी क्या बातें करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करें जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो ये आप उसमें अपने व्यूज़ लिख सकते हो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ओके, तो ऐसे करके ये हेल्थ का टॉपिक हो गया। ठीक है, एक एजुकेशन का टॉपिक हो गया आपके पास। ओके, एक सैनिटेशन का टॉपिक आप ले सकते हो। ठीक है, सैनिटेशन, जो हमारे आसपास साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, गंदगी के बारे में कि कैसे उसको साफ करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, तो उस बारे में भी हम जो पिक्चर्स है वो न्यूज़पेपर से या मैगजीन से या जो और भी काफ़ी मतलब पैम्पलेट्स होते हैं वहाँ से हम ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स निकाल के, फोटोग्राफ निकाल के और उनको एक चार्ट पर पेस्ट करके और एक एक्टिविटी बना सकते हैं, और उस एक्टिविटी को, उस प्रोजेक्ट को, उस चार्ट को हम अपने क्लासरूम में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको, आप एक प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस ओनली एक चार्ट लेना है और उस चार्ट पर अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, हेल्थ या एजुकेशन। ओके, हेल्थ या एजुकेशन, आप बस ओनली दो ही टॉपिक लेना, या तो हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। फिर न्यूज़पेपर में से
आपको इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आई रहती है, ठीक है, जो न्यूज़ दी हुई होती है, हेल्थ से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उन न्यूज़ से रिलेटेड जो भी आपको न्यूज़ दी हुई है उनको कट करना है और उस चार्ट पर पेस्ट करना है। उससे रिलेटेड अगर पेस्ट कर दी, ठीक है, अगर आपके खुद के व्यूज़ हैं तो आप वो लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी लिख सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ऐसे करके आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक एक्टिविटी तैयार करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो ये रहेगा आपका वर्क जो आपको अपने घर पर कंप्लीट करना है। एक प्रोजेक्ट, एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। तो आई होप आपको जो टॉपिक आज हमने किए हैं कवर वो समझ आए होंगे अच्छे से, और जो वॉलपेपर प्रोजेक्ट है वो भी आप अच्छे से अपने घर पर उसको एक बेटर वे में, एक अट्रैक्टिव वे में उसको कंप्लीट करो। जैसे आपको यहाँ शो भी कर रखा है, इस टाइप का आप कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। वॉलपेपर यहाँ पर क्या जो स्टूडेंट है उन्होंने एक चार्ट लिया, उसके ऊपर जो क्वेश्चन खुद भी लिखकर हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोई पेपर लिया, उस पेपर पर हम खुद भी लिख सकते हैं हमारे ओपिनियन की, हेल्थ से रिलेटेड क्या होने चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड क्या होने चाहिए। ओके, तो कोई एक टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड हम हमारे क्या ओपिनियन है, कैसे हम हेल्थ फैसिलिटी को सुधार सकते हैं, कैसे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम अपने ओपिनियन बता सकते हैं। या जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई हुई होती है उनको कट करके हम उस चार्ट पर पेस्ट करके और एक प्रोजेक्ट अपना तैयार करेंगे। तो ये आपका काम रहेगा जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर, इसकी रीडिंग, इस जो इसको पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज होगी उसको हम सोल्व करेंगे। और एक प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट आपको ज़रूर तैयार करना है अपने घर पे। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर जो हमने अभी इसको पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको घर पर पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन सेंड किए हैं वो आप अपनी नोटबुक में करके और उसको अच्छे से याद भी करोगे। ओके, और ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो के पार्ट में इतना ही। थैंक यू।